इस 101 को जब प्रोसेस किया जा रहा है तो आउटपुट भी आपको 101 ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इनपुट आपने डाला वो 101 गया, इट मीन्स वो मशीन लैंग्वेज में गया या 1001 के फॉर्मेट में गया। इट मीन्स मशीन ने उसे 01 समझा। अब 01 जब मशीन में जाएगा तो मशीन उसे 001 का कॉन्सेप्ट ही समझेगी और प्रोसेस से रिजल्ट करके जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो रिजल्ट हमारे सामने इसी फॉर्मेट में ही शो होगा। तो इस लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। इट मीन्स कि जो इनपुट आप डाल रहे हैं वो 01 में जाता है और प्रोसेसिंग जो होती है वो 01 में होती है, और जो रिजल्ट हमारे सामने आता है रिजल्ट में हमारे सामने 01 के फॉर्मेट में ही मिलता है। तो इस लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। लेकिन इस मशीन लैंग्वेज में वर्क करना बहुत टफ हो गया। तो इस टफनेस को सॉल्व करने के लिए सेकेंड जनरेशन के अंदर, सेकेंड जनरेशन जब सिस्टम की नेक्स्ट जनरेशन बनाई गई तो सेकेंड जनरेशन के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए नेक्स्ट लैंग्वेज बनाई गई। उस लैंग्वेज को हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। जब असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता है तो असेंबली लैंग्वेज में मशीन हमेशा 01 समझती है, बट प्रोसेसिंग होने के बाद जब रिजल्ट हमारे सामने आता है या आउटपुट हमारे सामने आता है तो आउटपुट हमें थोड़ा सा इजी कॉमन फॉर्मेट में, जैसे हम मैनोमिक कोड कहते हैं, जैसे हम सिंबल्स कहते हैं, इट मीन्स बुलियन सिंबल्स कहते हैं, उन सिंबल के फॉर्मेट में रिजल्ट हमें मिलने लगा। तो हमारे लिए वर्क करना थोड़ा सा ईजी हो गया। इट मीन्स इस आज मशीन कोड के अंदर जितना वर्क होता है वो असेंबली लैंग्वेज के बेस पर होता है, जिससे हम जनरली कोड लैंग्वेज कहते हैं। तो कोड लैंग्वेज के बेस पर वर्क होने लगा। लेकिन इस सेकेंड जनरेशन के अंदर भी वर्क करना बहुत टफ हो गया, क्योंकि आज अगर यूज़र इस पर वर्क कर रहा है तो वो कितने कोड याद रखेगा, कितनी वर्किंग वो करेगा, कितना वो मैनेज कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए थर्ड जनरेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ये हुआ कि ऐसी कोई लैंग्वेज बनाई जाए जिस लैंग्वेज को यूज़र अपने ऑन फॉर्मेट में समझ सके। इट मीन्स कि ऐसी कोई लैंग्वेज डेवलप की जाए जिस लैंग्वेज को हम अपने फॉर्मेट में आइडेंटिफाइड कर सकें या समझ सकें। लेकिन जब ये इनपुट मशीन में जाता है तो मशीन कभी भी अल्फ़ाबेट या नंबर को नहीं समझती है। इट मीन्स कि ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जिस लैंग्वेज के अंदर हम जब वर्क करते हैं तो वर्किंग करते समय जब हम इनपुट डालते हैं तो आज हम ये जानते हैं कि हम जब मशीन में वर्क करते हैं तो हमेशा हमारा वर्क अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में या फिर नंबर ऑर्डर में होता है। इट मीन्स कि आज हम हमेशा ए से लेके जेड या फिर ए से लेके जेड का यूज करते हैं। इट मीन्स कोई नंबर, नेम, अल्फ़ाबेट्स वगैरह का यूज करते हैं तो हमेशा ए से लेके जेड या ए से लेके जेड का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई नंबरिंग टाइप करनी है तो नंबरिंग टाइप करने के लिए हम 0 से लेके 9 का फॉर्मेट यूज करते हैं। इट मीन्स आपका 0 से 9 का फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आज आपने यहाँ पर 1 लिखा तो इट मीन्स इस 1 को हम एक्चुअली वंस कहते हैं। लेकिन अगर इसके आगे मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो ये वैल्यू मेरे लिए 12 बन जाती है। बट ये 12 तो बनी है, बट इस 12 को आइडेंटिफाइड करने के लिए वंस और टेंस, इट मीन्स 12 एक्चुअली में कॉन्सेप्ट हो गया वंस और टेंस का। अगर मैंने इसके आगे 3 और लगा दिया तो ये वैल्यू अगर ओनली फॉर 1 थी तो 1 काउंट हुई, अगर इसके आगे 2 लगा दिया तो ये 12 बन गई, और अगर इसके आगे मैंने 3 लगा दिया तो ये 123 बन गया। अब 123 को अगर हम नॉर्मली 123 काउंट कर रहे हैं, इट मीन्स इसमें से अगर मैं 3 को सेपरेट करूँ तो 3 एक नॉर्मल एक नंबर है, 2 को सेपरेट करूँ या 1 को सेपरेट करूँ, या फिर इस तरह से हम समझें कि ये वंस, ये टेंस और ये 100 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं इन नंबर को अगर मैं ग्रुप में काउंट करता हूँ तो ये 123 है। बट अगर मैं एक एक नंबर को सेपरेट करता हूँ, इनको सेपरेट करता हूँ, तो सेपरेट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 9 के फॉर्मेट में आ रही है। इट मीन्स इस नंबर से मिलकर ही सारे नंबर बने हुए हैं। अब अगर हम नेम की बात करें, ए से लेकर जेड की बात करें, तो मैंने अगर यहाँ पे ए लिखा तो ए एक सिंगल एक अल्फ़ाबेट है मेरे लिए, जिसे हम सिंगल कैरेक्टर या एक अल्फ़ाबेट मानते हैं। लेकिन अगर मैंने इसके आगे बी सी डी डाल दिया तो ये मेरे लिए एक वर्ड बन जाएगा। इट मीन्स वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अब इस वर्ड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग कहते हैं। अगर इसमें से मैं ए को सेपरेट करता हूँ तो एक अल्फ़ाबेट है, बी को सेपरेट करता हूँ तो एक अल्फ़ाबेट है, बट इस सबको मर्ज कर देता हूँ, ये वर्ड बन जाता है। तो इस वर्ड को बनाने के लिए हम ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट्स लिए हैं वो अल्फ़ाबेट हमेशा इस सीरीज के बीच में से आए हैं। इसीलिए इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड जनरेशन के अंदर ऐसी कोई लैंग्वेज बनाई जाए जिस लैंग्वेज के अंदर यूज़र जब कोई वर्क कर रहा है तो वर्क करते समय वो अपने ऑन फॉर्मेट में इनपुट डाल सके और ऑन फॉर्मेट के अंदर ही रिजल्ट या आउटपुट को वो शो कर सके। इट मीन्स कि हम ये चाहते हैं कि हमें ऐसी कोई प्रोग्राम लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है जिसमें हम अपनी लैंग्वेज को समझ सकें। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए थर्ड जनरेशन के अंदर ऐसा कुछ प्रोसेस किया गया कि जब कोई यूज़र मशीन के अंदर इनपुट को स्टोर कराता है तो इनपुट जब मशीन में जाता है तो वो हमेशा अल्फ़ाबेट या फिर नंबर फॉर्मेट में जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब ये इनपुट अल्फ़ाबेट और नंबर फॉर्मेट में जाता है, लेकिन जब इनपुट मशीन में जाता है, प्रोसेसिंग के लिए मशीन में जाता है, तो मशीन कभी भी अल्फ़ाबेट और नंबर नहीं समझती है। मशीन हमेशा क्या समझती है, 0 और 1 समझती है। इट मीन्स वो हमेशा बाइनरी फॉर्मेट ही समझती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए और वापस जब रिजल्ट हमारे सामने आता है तो इसी फॉर्मेट में ही
शो होता है। तो ऐसे लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए मार्केट में न्यू प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया। उस प्लेटफॉर्म को, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। ऐसी कोई लैंग्वेज बनाई जाए जिस लैंग्वेज के अंदर यूजर ऑन फॉर्मेट में अपनी लैंग्वेज में वर्क कर सके, तो उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और उसी लैंग्वेज को एक्चुअली हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसी हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप करने के लिए आज मार्केट में प्रोग्रामिंग करने के लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम के ग्रुप बनाने के बाद उसके थ्रू हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। इट मीन्स कि हम ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर एक्चुअल में एक प्रोग्राम है, क्योंकि उस प्रोग्राम के थ्रू पर्टिकुलर किसी भी टास्क को कंप्लीट किया जा रहा है। तो इसी तरह से किसी सॉफ्टवेयर, किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए, उसे बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ होता है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसी बेस पर आज मार्केट में हाई लेवल लैंग्वेज के बेस पर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है। उन्हीं लैंग्वेज में सबसे पहली जो लैंग्वेज, वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज आई थी, पास्कल, फोर्ट्रॉन, कोबल वगैरह, बट बेसिक फॉर्मेट में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करते हुए C++ बनाई गई। C++ को इंप्लीमेंट करते हुए जावा बनाई गई। और जावा के बाद आज मार्केट में लेटेस्ट टर्म पर जो लैंग्वेज चलती है, उस लैंग्वेज को हम एक्चुअल में पाइथन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आज ये चारों लैंग्वेज हमारे प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वर्क करती है। लेकिन इन लैंग्वेज में जो लेटेस्ट लैंग्वेज चल रही है, जो अभी करंटली जो लैंग्वेज चल रही है, जिसके थ्रू हमारी वर्किंग करना बहुत ईजी हो चुका है, तो उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं पाइथन लैंग्वेज। लेकिन जब हम पाइथन लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो पाइथन लैंग्वेज को समझने से पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि लैंग्वेजेस में सी लैंग्वेज के अंदर जो ड्रॉबैक थी, उन ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए C++ बनाई गई। C++ को इंप्लीमेंट करते हुए जावा बनाई गई। और जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है, लेकिन जावा में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है या प्रोग्रामिंग टफ होती है। इन टफनेस को सॉल्व करने के लिए न्यू लैंग्वेज डेवलप की गई, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं पाइथन लैंग्वेज। तो नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलप की गई, दैट इज ए पाइथन लैंग्वेज। तो इन सारी लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि इसी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट के बाद एक टॉपिक आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एक टॉपिक आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो आई थिंक सो आपने लास्ट क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मैंने इसको समझाया भी है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब क्या होता है? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मीनिंग ये होता है कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हम मशीन लैंग्वेज के अंदर वर्किंग करते हैं, तो मशीन लैंग्वेज एक्चुअली एक बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 और 1 के फॉर्मेट में वर्क करती है। लेकिन जब ये कोड मशीन में जाता है तो मशीन हमेशा 0 1 ही समझती है, तो कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जो इनपुट डाल रहे हैं वो का भी रिजल्ट हमें बाइनरी फॉर्मेट में शो हो रहा है। लेकिन जब हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वर्किंग करते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने ये नोट किया कि ऐसी लैंग्वेज जो अल्फ़ाबेट और नंबर के बेस पर वर्क करती है, जिसमें जितना भी इनपुट डाला जाता है वो इनपुट हमेशा अल्फ़ाबेट और नंबर के बेस पर डाला जाता है। लेकिन जब भी इनपुट अल्फ़ाबेट नंबर के फॉर्मेट में जाता है और जब भी कोड मशीन में जाता है, तो मशीन कभी भी अल्फ़ाबेट नंबर नहीं समझती है, मशीन हमेशा 0 1 समझती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज आपने अगर C++ या जावा या किसी भी लैंग्वेज का आपने यूज किया, तो इन सारी लैंग्वेजेस का यूज करने के बाद, इन सारे लैंग्वेज को आप प्लेटफॉर्म को यूज करने के बाद, अगर आप इन लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, इनको आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो इन तीनों लैंग्वेजेस को यूज करने के बाद, इन चारों लैंग्वेज को यूज करने के बाद, जब आप मशीन के अंदर इनपुट डाल रहे हैं, जब मशीन के अंदर इनपुट स्टोर कर रहे हैं, तो इनपुट आपका अल्फ़ाबेट या फिर नंबर फॉर्मेट में जा रहा है। लेकिन जब ये कोड मशीन में जाता है, क्योंकि हम जो इनपुट डालते हैं मशीन फॉर्मेट में, जब ये कोड मशीन में जाता है तो मशीन कभी भी अल्फ़ाबेट नंबर नहीं समझती है, मशीन हमेशा बाइनरी लैंग्वेज समझती है। इट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज समझती है और वो 0 और 1 का कॉन्सेप्ट समझती है। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया कि हम जो इनपुट डाल रहे हैं वो अल्फ़ाबेट में है, लेकिन जब ये कोड मशीन में जा रहा है तो मशीन में बाइनरी में कन्वर्ट कैसे हुआ, और मशीन में प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो रिजल्ट हमारे पास आया कैसे। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक टॉपिक यूज में लेते हैं, उस टॉपिक को हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो आज किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो में और लो को वापस हाई में कन्वर्ट करने के लिए आज मशीन लैंग्वेज के अंदर 3 टाइप के ट्रांसलेटर यूज में लिए जाते हैं। उन्हीं लैंग्वेज ट्रांसलेटर में सबसे पहला जो ट्रांसलेटर यूज में आता है उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर। पहला जो ट्रांसलेटर आता है उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर। असेंबलर के बाद दूसरा जो आता है उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं कंपाइलर, और तीसरा जो ट्रांसलेटर यूज में आता है उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं इंटरप्रेटर। तो 3 तरह के ट्रांसलेटर यूज में लिए जाते हैं, जिनमें पहला जो ट्रांसलेटर यूज में आता है उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर, दूसरा जो ट्रांसलेटर यूज में आता है उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं कंपाइलर, और तीसरा जो ट्रांसलेटर यूज में आता है उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं इंटरप्रेटर। तो अभी फर्स्ट स्टेप, पहला जो ट्रांसलेटर होता है, इस ट्रांसलेटर का मीनिंग ये है कि जब आपने किसी इनपुट को असेंबली लैंग्वेज में लिखा, असेंबली लैंग्वेज में आपने लिखा,
तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को जब आप ऑपरेट करते हैं या प्रोसेस करते हैं तो असेंबली लैंग्वेज का कोड मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट होता है और मशीन लैंग्वेज से वापस से ये हमें असेंबली लैंग्वेज में मिलता है। तो किसी भी असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए और मशीन लैंग्वेज में लिखे गए कोड को वापस से असेंबली में कन्वर्ट करने के लिए मीडिएटर के बेस पर एक ट्रांसलेटर का यूज़ होता है। उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर। तो सबसे पहले जो ट्रांसलेटर यूज़ में आता है उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर। तो पहला जो ट्रांसलेटर होता है उस ट्रांसलेटर का मीनिंग ये हो गया कि किसी भी असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन में और मशीन को वापस असेंबली में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पर थोड़ा चेंज आ रहा है, असेंबली में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर का यूज़ होता है उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर। इसी असेंबलर के बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर यूज़ में आते हैं, क्योंकि अगर हम इस थ्योरी को रीड आउट नहीं करेंगे तो आगे हम पाइथन या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा एक मेन बेस है जिसको समझे बिना हम कभी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो इसी ट्रांसलेटर के बाद नेक्स्ट ट्रांसलेटर आता है कंपाइलर और दूसरा ट्रांसलेटर होता है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? तो कंपाइलर इंटरप्रेटर का मतलब ये होता है कि आज हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वर्किंग करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमने सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया। तो हाई लेवल लैंग्वेज को जब हमने प्रोसेस किया तो प्रोसेस करने के बाद ये लैंग्वेज हमारी मशीन लैंग्वेज में जाएगी, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। लो लेवल में कन्वर्ट होगी और लो लेवल में कन्वर्ट होने के बाद जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो रिजल्ट हमें वापस से हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्मेट में रिट्रीव होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी यूज़र ने किसी मशीन के अंदर इनपुट स्टोर किया तो इनपुट जब मशीन में जा रहा है तो वो इनपुट हमेशा अल्फ़ाबेट या फिर नंबर फॉर्मेट में जा रहा है। लेकिन जब भी इनपुट मशीन में जा रहा है तो मशीन कभी भी अल्फ़ाबेट और नंबर नहीं समझती है। मशीन क्या समझती है? 0 1 समझती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इनपुट आपने डाला वो इनपुट जब मशीन में जाएगा तो मशीन उससे 0 और 1 प्रोसेस करेगी और 0 1 समझेगी। वापस जब 0 1 में प्रोसेसिंग हो गई और आपने यहाँ पे इनपुट डाला, वो हमारा डेटा यहाँ पे प्रोसेस हुआ। अब प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट या आउटपुट हमारे सामने शो हो रहा है, जो आउटपुट हमें मिल रहा है, तो आउटपुट वापस हमें अल्फ़ाबेट या फिर नंबर के फॉर्मेट में शो हो रहा है।